तो शिविर में आने के पहले मेरे लिए सुख क्या था और व्यवस्था का मतलब क्या था और उसमें जीना कैसा था और उसका रिजल्ट क्या था। आज शिविर के चौथे दिन सुख को लेके मेरी क्या क्लैरिटी बनी, व्यवस्था को लेके मेरी क्या क्लैरिटी बनी और आगे मेरे लिए क्या निकल के आता है कि मैं क्या चीज़ों को से आगे बढ़ने की क्या मैं नहीं करूँगा और क्या मैं करूँगा, ऐसा कुछ निष्कर्ष आ रहा है क्या। तो एक बार अपने में समराइज कर लें, कल दिन भर की चर्चा में उपलब्धि के रूप में क्या मिला। सुख और व्यवस्था को लेके दो ही शब्दों पे हमने चर्चा की है ना। देखो, आदमी की जिंदगी का एक ही मतलब है, उसके निष्कर्ष लेने की क्षमता, चीज़ों को कंक्लूड कर पाना, और जो कंक्लूड कर पाए उस पे चल पाना। तो पहला काम है कि हम कंक्लूड कर पाए, आचरण की बात बाद में आएगी। तो पहले कम से कम ये देख लें कि सुख और व्यवस्था को लेके मैं अभी तक क्या मान रहा था, मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही थी, मेरे आसपास क्या चल रहा था, और अब जो कुछ भी समझ में आया है उसकी रोशनी में मेरी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन की संभावना है, आगे मेरी दिशा क्या होगी। कर डालिए 5 मिनट। फोन पे बात हुई थी मेरे गांव में ऑर्गेनिक खेती। जो तुमने लिखा उसको पढ़ दो, बस वहीं बैठ के पढ़ दो, उठने की ज़रूरत नहीं, वहीं बैठ के पढ़ दो। पढ़ना तो आता है ना, बस पढ़ दो। मतलब कल मैंने ये सीखा कि हम लोग मतलब हम लोगों को सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए। और जो चार अवस्था है वो अपने में, तीन अवस्था वो अपने में पूर्ण है, जो जीवन अवस्था है वो अपने में पूर्ण नहीं है। और जो ये तीन अवस्था है वो एक दूसरा मतलब जब वो लेती है तो वो सामने देती भी है, पर जो मानव की जो अवस्था है वो सिर्फ लेती है, देती कुछ भी नहीं है। और हम लोग जितनी लंबी हमारी स्वीकृति होगी व्यवस्था के लिए, तो मैं उतना ही लंबा सुख मिलेगा। पर हम लोग को अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं देनी है। दे भी नहीं सकते, होता भी नहीं। हाँ। बस। नमस्कार। हाँ जी। मेरा नाम अफजल अंसारी है। मैं अहमदाबाद शीलज से, आनंद निकेतन शीलज है। आज ये वाला कॉर्नर खाली कैसे है? ये पीछे कैसे शिफ्ट हो गए हैं? अच्छा, ज़्यादा नज़दीक आता है आप पे। मैंने अब तक जो समझा, जो लिखा है, उसमें कल के बातों में सृष्टि अपने आप में पूर्ण है और मानव इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। माई लाइफ माई रूल जैसा कुछ नहीं होता। ईश्वर ने तो हमें बिल्कुल सही बनाया था, हमने गलत सॉफ्टवेयर डाला है, उसे सही करना है। प्रकृति, संसार और शरीर सिर्फ और सिर्फ नियम से चलते हैं।
मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। मानव में व्यवस्था को समझना, फिर आगे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अभी हम अपने बच्चों को जिंदा रहने में सहयोगी हैं, किंतु हम उनके जीने में सहयोगी नहीं हो पाए हैं। और कुछ चीज़ें जैसे विवाह शब्द में विवेक और जो परिभाषा आपने बताई, जो शब्द, वो बहुत अच्छा था सर। धन्यवाद। देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 to 1 सबको शेयर करने का मौका मिले और सभी को एक दूसरे को सुनने का मौका मिले। तो थोड़ा सा पर्सनल शेयरिंग को रोक के 10 मिनट के लिए 1 to 1 पूरी शेयरिंग करें। सभी अपने पड़ोसी के साथ 1 to 1 पूरी शेयरिंग करें कि सुख और व्यवस्था को लेके मुझको क्या समझ में आया और आगे मैं क्या करने वाला हूँ। स्टार्ट। ये हटा दो। कैसा रहा? मैं नहीं रोकूं तो अपन 2 घंटे चल ही सकते हैं। बल्कि मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मैं ही चला जाता हूं, ये तो ठीक काम कर रहा है। नहीं, ऐसे अभी भी हो सकता है। यदि आपको लगता है कि हमारा बैठना उपयोगी है, ऐसे रात का समय उसी के लिए रखा ही जाता है। सुबह एक बार फिर से उसको ब्रशअप कर लें और फाइनल कुछ कंक्लूजन ले लें, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। और सभी लोगों को 1 to 1 शेयर करने का मौका मिल जाए। देखिए, जब तक हम अपने मन ही मन कुछ सोच रहे हैं, अभी ये फाइनल नहीं है। या तो उसको लिख दिया या उसको बोल दिया, अब तीर कमान से निकल गया है। तीर कमान से निकल गया है मतलब अब कोई फाइनल शेप आ गई है। अब उसमें अधूरापन है तो भी और वो सही है तो भी, दोनों ही मेरी लर्निंग के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए काम करता है। तो ये शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है, ये लिखना इम्पॉर्टेंट है। सभी का स्टाइल एक जैसा होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग को लिखने से ही समझ में आता है और कुछ लोग को लिखने से समझने में बाधा लगती है। ये मैन टू मैन वेरी करता है। तो अब आपको देखना है कि आपके समझने के लिए आपके लिए क्या मैकेनिज़्म उपयोगी है। दूसरे के लिए जो उपयोगी होगा वो आपके लिए भी उपयोगी हो, ऐसा हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। चलिए, तो मैंने कहा था कि कल हमने दिन भर केवल 2 ही शब्दों पे चर्चा की है कि सुख क्या है और व्यवस्था क्या है। इस शिविर में आने के पहले सुख मेरे लिए क्या था, व्यवस्था का स्वरूप मेरे लिए क्या था और क्या सामने आया है, इससे मेरी ज़िंदगी में क्या बदल जाएगा या बदल रहा है, मेरी मानसिकता में क्या बदलता है। सारा प्रयास 7 दिन का इतना ही है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन।
शरीर से सुख पाने के स्थान पर ज्ञान से सुख पाने की जगह में पहुंच जाऊं, है ना, सारा प्रयास इतना ही है। तो हर क्षण आदमी की ज़िंदगी की सारी ताकत इतनी है कि उसके पास सोचने समझने की ताकत है। सोचने समझने की ताकत का इतना ही मतलब है कि वो सही के अर्थ में निष्कर्ष ले पाता है। वो जो निष्कर्ष ले पाता है उसको आचरण में ट्रांसलेट कर पाता है, और आचरण में ट्रांसलेट हो गया तो ये मेरे लिए एक सुखद जगह पहुंच गई कि वो निष्कर्ष कंफर्म हो गया, पक्का हो गया, और वो मल्टीप्लाई हो गया तो पूरी तरह से कंफर्मेशन आ गया। यही ऑथेंटिसिटी की चाहना मानव में लगातार बनी ही हुई है ना। सुबह हम लोग साथ में थे तो एक नाम तो मेरे याद नहीं रहा, 70 साल के एक अंकल साथ में थे, तो कह रहे थे कि हाँ, कि कुछ और जानने की, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अमेरिका से MBA किया, कोई जॉब की तलाश में नहीं किया, कुछ और जानना है। तो मैं इनके बोलते बोलते सोच रहा था कि आदमी में जानने की चाहना तो बने ही रहती है, मुझे कुछ और जानना है, मुझे कुछ और करना है, लेकिन वो क्या जानूं कि मेरा मन भर जाए। अभी युवाओं में ये बात लगातार देखने में आती है कि कोई कोर्स 1 महीने किया छोड़ दिया, कोई 6 महीने किया छोड़ दिया, 1 साल किया छोड़ दिया, इंजीनियरिंग ज्वाइन किया छोड़ दिया। तो घर वालों को भी खराब लगता है, उनको भी खराब लगता है, पर ये खराब घटना नहीं है, ये कुछ अच्छी घटना है। पुराने समय में लोगों को एक खूंटे से बंधे रहना आता था क्योंकि वो मन के लेवल पे जीते थे। अब जैसे ही आदमी वृत्ति के लेवल पे आएगा, विचार के लेवल पे आएगा, तो उसके भीतर ये क्षमता आ ही जाती है कि ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन करके देखे बिना ये पता भी नहीं चल रहा है कि कोई चीज़ मेरे लिए है कि नहीं है, लेकिन इसमें एक लंबा समय और एनर्जी भी इन्वेस्ट होता है। तो करके समझना है कि समझ के करना है। तो समझ के करना बहुत आसान सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है, उत्साहित करने वाली चीज़ है, थकाने वाली चीज़ नहीं है। समझ के करना थोड़ा महंगा सौदा है। सारी ज़िंदगी को निचोड़ के देखें तो क्या निकला। किसी भी आदमी को 60-70 साल में पूछें कि सारी ज़िंदगी में क्या निकला, क्या समझ में आया, तो बहुत मुश्किल होता है कुछ निकालना, है ना। 25-30 में बताने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, 60 के बाद बताने के लिए बहुत कम रह जाता है, और दूसरों को बताने के लिए बहुत कुछ होता है, खुद को बताने के लिए बहुत कम रह जाता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, इसमें मैं कुछ आपसे शेयर करता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको सुन के और अपने विश्लेषण में ला के, अपने जीने में उसको रिफ्लेक्ट करके मैं कोई निष्कर्ष ले पाता हूँ। तो कल दिन भर की चर्चा में कोई इम्पॉर्टेंट निष्कर्ष आपके लिए निकला हो तो वो शेयर कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, बोलिए। कोई टर्निंग पॉइंट दिखाई देता है अपने दृष्टिकोण में, अपनी जीवन शैली में, अपने भविष्य की योजना में, तो उसको शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, माइक। परिचय से शुरू। जीवन माद्रेचा, परिचय। राजसमन। हाँ जी। टर्निंग पॉइंट या ऐसा तो कुछ नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है कि कल जो आपने ये लिखा, जीने दो और जियो, और जी तर्क से इसको सिद्ध किया, लेकिन जो हम आज दिन तक जो पढ़ते आए हैं, या जो भगवान महावीर ने कहा था जियो और जीने दो, तो क्या वो सही नहीं है? और दूसरा है कि जो त्याग की, जो जैन धर्म में जो त्याग की परंपरा है कि 1 वर्ष के लिए इसको खाना छोड़ दिया, या 7 दिन के लिए बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया, या 1 घंटे के लिए सब कुछ छोड़ के और सामायिक में जो बैठते हैं, तो क्या वो त्याग नहीं है? देखिए, ये सोचना पड़ेगा कि मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है कि लक्ष्य इम्पॉर्टेंट है। मैंने क्या छोड़ दिया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यों छोड़ दिया वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके पीछे की कोई फिलॉसफी बताई होगी कि क्यों छोड़ दिया। ठीक हो गया। तो इसका अर्थ ये हो गया कि यदि डायरेक्टली हमको लक्ष्य छोड़ना ज़्यादा ठीक लगता है कि पाना ज़्यादा ठीक लगता है।
पाना ज़्यादा सुखद काम लगता है। और पाने के क्रम में मैं किसी चीज़ को अनुपयोगी मानता हूँ, तो अभी भी जो हम जैन धर्म की बात आपने की और कुछ छोड़ने की बात की, वो मूल में छोड़ने की बात है कि कुछ पाने की बात है? हमने ये माना है कि कुछ छोड़ के कुछ पाने के लिए रास्ता आसान हो सकता है। छोड़ के कुछ पा जाएंगे ऐसा भी नहीं है। खाना वाना छोड़ के कुछ मिल जाता है ऐसा कहना बहुत आसान नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा छोड़ने से अपने भीतर संकल्प बल बढ़ सकता है, और इस बढ़े हुए संकल्प बल से किसी सच्चाई को पाने की राह आसान हो सकती है। एक तरीका है। अब तक हम एक तरीके पे चलते आए कि कभी हम बैलगाड़ी से भी चलते थे, फिर हम कार से भी चलते थे, आजकल एरोप्लेन से भी चलते हैं, कल कोई यूट्यूब, और कल वो ट्यूब क्या होती है, एक ट्यूब आ रही ना, हाइपरलिंक, हाइपरलूप, कल हाइपरलूप भी आ जाएगा। तो वक्त के साथ साथ, और एक समय था हम गुफाओं में थे, तब ये भी नहीं था, तब एक दूसरे को लूट मार के ही खा रहे थे। तो इसका मतलब है कि गुफा काल से लेके, जब हम गुफा में मानव था तो वो हिंदू था कि मुस्लिम था, जैन था कि बौद्ध था, ये भी कहना मुश्किल है, मानव ही था। और इस मानव की यात्रा में जितने महापुरुषों ने योगदान दिया, जो जीवन शैली और जो तरीके उन्होंने बताए, उसको हमने स्वीकार ही किया है, और जैसा भी स्वीकार किया उससे हम आगे ही बढ़े हैं, और हम और आगे भी बढ़ना ही चाहते हैं। तो इससे पता चला कि जो कुछ भी यात्रा अभी तक हमने धर्म और अध्यात्म के रूप में की है, उसका तहे दिल से धन्यवाद देते हुए कि हम जहाँ से चले थे उससे काफ़ी आगे पहुँचे हैं, लेकिन मंजिल अभी शेष है। शेष किस रूप में है? यदि व्यावहारिक रूप में कहूँ तो अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने की योग्यता पा गए, ऐसा कहना अभी शेष है। एक परिवार के जीने का स्वरूप पा गए, ऐसा कहना अभी शेष है। एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को निर्धारित कर सके, ऐसा कहना शेष है। या तो हम संग्रह में गए या विरक्ति में गए, दोनों एक्सट्रीम है, ये परिवार के जीने का स्वरूप नहीं है। कोर में जाएंगे तो कोई ईश्वर नाम की चीज़ है, कोई आत्मा नाम की चीज़ है, परमात्मा नाम की चीज़ है, उसको हम मानते हैं। जिस तरह से हम माइक को पहचानते हैं, पेन को पहचानते हैं, शर्ट को पहचानते हैं, गाड़ी को, भोजन को पहचानते हैं, क्या उतना ही क्लियरली आत्मा परमात्मा को पहचाना जा सकता है और इन्हीं 8 दिनों में पहचाना जा सकता है? क्या वो सबके पहचानने के योग्य है? ये बात भी ठीक लगती है कि किसी एक महापुरुष को धरती के सभी लोग मानेंगे, क्या ऐसा संभव है? चाहे वो नागराज जी ही क्यों ना हो, तो किसी एक महापुरुष को धरती के सभी लोग मानेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कोई सृष्टि का नियम होगा तो उसको सभी लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? वो मानने के लिए बाध्य है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो। तो धीरे धीरे हम, अभी तक हमारे लिए यदि आत्मा और ईश्वर रहस्य रहा, तो शरीर को तपा के या शरीर के साथ कोई कर्म कांड करके मन को संतुलित करने की कोशिश हमने की है। ये मन को मनाना बहुत कठिन काम है। ये मन को मनाने के उपक्रम में ही सारे कर्म कांड हैं। अब सारा मन का खेल इतना ही है कि उसको निरंतर सुख की तलाश है। यदि निरंतर सुख का सही एड्रेस उसको मिल जाए, और जिस तरह की हमारी ट्रेनिंग हो गई है अभी विज्ञान शिक्षा के आधार पे, जो तर्क सम्मत चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका हमारा बन गया है, और उसके आधार पे पढ़ के किसी चीज़ को समझने का जो हमारा अभ्यास डेवलप हो गया है, ये अभ्यास पहले से ही मौजूद है। और जो हमने कल चर्चा की कि यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझकर सुविधाओं का अंबार लगाया जा सकता है, तो ये भी संभव हो गया है, ये एक सुखद अनुसंधान के आधार पर संभव हो गया है कि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को समझकर संबंध का संसार भी बसाया जा सकता है। तो कोई चीज़ गलत या सही के दायरे में रखने की बजाय उसको एक प्रक्रिया के दायरे में रखे, उनसे हमको बहुत कुछ फायदा हुआ है। धर्म और अध्यात्म की बहुत बड़ी देन है कि कम से कम क्लियरली वो कह पाया है कि इंद्रियों में जीना जीना नहीं है। भारत के लिए ये लाइन नई नहीं है, ये पहले से ही हम कहते आ रहे हैं, और कहते ही नहीं आ रहे हैं, व्यवहार रूप में ऐसे लोगों को सम्मानित करते आ रहे हैं।
यदि जैन का अंतिम देखेंगे तो अब जिनेंद्रिय, जय जिनेंद्र ही बोलते हैं ना, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है। तो इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, इसका मतलब है कि जीतने वाली चीज कोई और है। यदि ये जीतने वाली चीज पहचान में आ जाएगी तो ये जीतने का काम बहुत तुलनात्मक सरल हो सकता है। और ये सभी के लिए संभव होगा कि कुछ ही लोगों के लिए संभव हो? सभी के लिए संभव हो, ऐसा हम चाहते तो हैं। और उसको बाई एजुकेशन कहा जा सके, इसलिए कहा कि जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है और प्रभावी तरीके से उस पर काम किया जा सकता है। कभी ये जैन और बौद्ध और तमाम जो भी कुछ वेद और वेदांत नहीं होगा तो आदमी कैसा जी रहा होगा? जंगल युग में था, उससे निकल के हम बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं और बेहतर स्थिति में जाना चाहते हैं। कब तक ये नया अनुसंधान आता रहेगा? यदि मध्यस्थ दर्शन से भी मानव के जीने की सुख की निरंतरता नहीं हो पाएगी, परिवार और समाज, परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त नहीं होगा, समाज भय से मुक्त नहीं होगा और प्रकृति में संतुलन नहीं होगा, तो फिर कोई नया अनुसंधान आएगा? आदमी रुकने वाला नहीं है। सूत्र है, हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। ये कामना उसको लगातार शोध कराएगी, वो लगातार सुख का शोध करेगा, वो लगातार प्रकृति के सत्य को उद्घाटित करेगा जब तक सत्य पूर्णतया उद्घाटित नहीं आ जाता है, जिसका प्रमाण है कि आचरण की परंपरा नहीं हो जाती है, तब तक ये यात्रा जारी ही रहेगी। बढ़िया, आराम का काम। इसलिए जब हम किसी भी धर्म संप्रदाय से आते हैं तो हमको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि महावीर जैन ने कुछ और कहा था, ये कुछ और कह रहे हैं। महावीर जैन ने भी वही काम किया था जो अभी हो रहा है। उन्होंने भी सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया था, अभी भी सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास है। खुशी की बात यह है कि सत्य, जो सच्चाई है, वो किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष की नहीं है। वो तो अस्तित्व में किसी नियम के स्वरूप में है। आदिकाल से मानव उसको समझने के प्रयास में है, चाहे विज्ञान के रूप में जड़ संसार को समझे, चाहे महापुरुषों ने चैतन्य संसार को समझने का प्रयास किया है, और ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। हम जब शरीर सापेक्ष देखते हैं तो अपने अपने धर्म और संप्रदाय की सीमा में सत्य को देखने का प्रयास करते हैं। ये अपने आप में असत्य है। यदि मैं खुला ही नहीं हूं तो मैं नहीं देख पाऊंगा। सत्य किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, ना जैन, ना बौद्ध, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। सत्य अपने आप में सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, सार्वदेशिक है और हर मानव में देखने की असीम क्षमता है। ये देखने की असीम क्षमता का मिलन अस्तित्व सहज वास्तविकता से हो जाए, इसी का नाम ज्ञान है। इसी के सारे प्रयास हमारे वो तमाम महापुरुष भी जिनके लिए हम समर्पित रहे हैं, जब भी हम उससे 2 कदम और आगे बढ़ जाएंगे उनको और खुशी ही होगी। हमारे शिष्य कट्टर हो गए हैं और हमारे शिष्य रिजिड हो गए हैं, इससे उनको भी दुख होता होगा। तो हमारी दोस्ती केवल सत्य से है। वो बुद्ध से मिले, महावीर से मिले, जैन से मिले, सिख से मिले, ईसाई से मिले, और सार इतना ही है कि मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, ये संसार भय से मुक्त हो जाए। मैं एक शिविर कर रहा था, उसमें अचानक, अभी नहीं सुनाता हूँ, कल सुनाऊंगा। कोई चीज़ें क्या प्रीमेच्योर आ जाती हैं आजकल। हाँ जी, बढ़िया, नमस्कार। और कोई बात? हाँ जी, बोलिए। भीलवाड़ा। नमस्ते सर। भीलवाड़ा बोलेगा आप? हाँ, मेरा नाम अजय सिंह है, मैं भीलवाड़ा से हूँ। सब तक आवाज़ आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर एक सवाल है। यार पेमेंट कोई करते नहीं हो, सवाल पहले पूछते हैं। पहले कल का पेमेंट करो तब बात होगी आगे। पेमेंट सर के चीज़ें स्पष्ट हुई है सर। स्पष्ट हुई। कुछ टुकड़े थे जो लग रहा था कि यार के आ तो रहा है लेकिन कई छूट रहा है। जो किताबी ज्ञान है, इसके अलावा जो भी अब तक जो भी थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान लिया था, उनसे यही था कि आ तो रहा है मगर कुछ टुकड़े बाकी रह रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। अभी यहाँ आकर के सर उम्मीद बन गई है। और
पूरी देखिए, उम्मीद। तो टुकड़े जोड़ने का प्रयास आपको ही करना होगा। कानपुर, सर एक सवाल पूछ। आपकी कॉपी दिखाओ। टुकड़े कैसे जोड़े जाते हैं उसको एक प्रयास आपको दिखा देता हूँ। कितनी एज है आपकी? आपकी एज कितनी है? 56 की एज है, कानपुर के रहने वाले हैं और पिछले 1.5 महीने से आपकी यात्रा शुरू हुई। 1.5 महीने से? और किसके माध्यम से? गुड्डा भैया के माध्यम से। कानपुर में एक हमारे मित्र गुड्डा भैया हैं, तो इन्होंने यहाँ आने के पहले एक शिविर को सुन के और पूरा लिख डाला है। मगर सर ये जीवन में नहीं उतरे तब तक तो। ओहो, पहले जीवन में उतरे, पहले मेमोरी में तो उतरे, बिल्कुल सर, तब जीवन में उतरेगा। बिल्कुल। तो पहला काम है कि इंफॉर्मेशन मेमोरी में आ जाए, फिर उसको प्रोसेस करने का काम पैरेलल होता ही रहेगा और उसमें से कुछ जीवन में पर्कुलेट होता ही रहेगा। तो मेरे को लगता है कि ये हम सभी के लिए है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी यूट्यूब से देख के इसको ऐसे कॉपी में लिखें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जी सर। केवल ये कह रहा हूँ कि ये केवल सुनने से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जी सर। ऐसा नहीं है। तो पहला काम ये होगा कि मैंने कल भी कहा, बीच बीच में शिविर में रिपीट करता रहता हूँ ताकि कभी ना कभी सुनाई दे जाए। तो शिविर की भूमिका केवल इतनी ही है कि जो अनुभव मूलक अभिव्यक्ति है, जो 12 बुक्स के रूप में है, आदरणीय नागराज जी के ऑडियो वीडियोस के रूप में है, उसको समझकर, उसको समझने का आत्मविश्वास हमको डायरेक्टली आ जाए। शिविर की भूमिका इतनी है ना। हमने उस अंतिम स्थिति को नहीं पाया है जिस अंतिम स्थिति के लिए हम प्रयासरत हैं, इसलिए हमारी भूमिका इतनी है कि जिसने अंतिम स्थिति को पाया है वहाँ तक आपको कनेक्ट कर दें और उसको, उस शब्दावली को, उस भाषा को, उस भाव को पकड़ने के लिए हमारे भीतर रुचि और योग्यता पैदा हो जाए। इतना काम शिविर का है। तो मेरे को लगता है कि ये जो शिविर के प्रोसेस चल रहा है, तो एक लेवल तक हम सुनने का काम करते हैं, सुनना हमको ठीक लगने लगता है, तो हमारे को अगले स्टेप में जाके तो धीरे से यहाँ कोशिश करेंगे। ये पहला शिविर है, लगभग 2 शिविर के बाद अगला शिविर अध्ययन बिंदु शिविर करेंगे। अभी एक शिविर अगला और करेंगे जिसमें कि आपको ये अवसर दिया जाएगा कि आप अपने फैमिली के जितने लोगों को शामिल करना चाहते हो अब कर लो, ताकि जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, यदि फैमिली के रूप में यात्रा साथ में चल पाती है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर सवाल ये था, हालांकि इसका आपको लगता है कि इसका जवाब आगे के दिनों में आ जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा, बाकी आप चाहें तो सर थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। सर की जो धरती की 4 अवस्थाएं थी, उनमें से 3 उनका जो स्ट्रक्चर है सर वो निश्चित है, वो पूर्ण है, लेकिन सर जो चौथी है मानव, क्या वो सर अपूर्ण इसीलिए है क्योंकि उसके पास कल्पनाशीलता है, या फिर वो अपूर्ण है सर? ये उसमें भाव मतलब है, वो अपूर्ण है इसलिए थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर इसको मेरे को थोड़ा। सूत्र लिखो। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। स्वराज्य है, स्वराज्य। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है। बढ़िया। तो मानव अपूर्ण नहीं है, मानव पूर्णता का प्यासा है, या मानव पूर्णता को व्यक्त करने की जर्नी में है। पूर्णता को पहचानने की और पूर्णता को व्यक्त करने की जर्नी में है। मानव अपूर्ण है बोलने से प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं तो फिर ऐसा लगता है इसका मतलब ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कहा जा रहा है। और ये सृष्टि बाकी भी एक दिन में पूर्ण हो गई है, ऐसी नहीं है। ये प्लेनेट कभी होगा जिस पे केवल पदार्थ हवा, जैसे बृहस्पति अभी है उस पे केवल धूलीकण है, वो ठोस भी नहीं है।
कोई एक धरती अपने आप में पदार्थ अवस्था के रूप में पूर्ण हो जाए, इसका मतलब एक धरती अपने आप में पदार्थ अवस्था के रूप में पूर्ण है, इसकी पहचान कैसे होगी? तो यदि किसी धरती पे वनस्पति उपलब्ध होने लगी है या हो गई है, इसका मतलब पदार्थ अवस्था पूर्ण है, क्योंकि एक क्लास पास करके ही अगली क्लास में जाएगा। किसी धरती पे प्राणावस्था पूर्ण हो गई है, इसकी पहचान कि वहाँ पे जीव संसार आ गया है। और किसी धरती को पदार्थ अवस्था के पूर्ण के रूप में पूर्ण होने में कितने वर्ष लगे होंगे? हजारों साल, लाखों साल। किसी धरती को प्राणावस्था के रूप में पूर्ण होने में कितने साल लगे होंगे? फिर हजारों साल। किसी धरती पे जीवावस्था पूर्ण हो गई है, इसकी पहचान है कि वहाँ पे मानव उपलब्ध हो गया है, उसमें कितना वर्ष लगा होगा? उसमें भी लगा होगा। किसी धरती पे मानव उपलब्ध है, लेकिन जागृति के अर्थ में अभी मानव परंपरा अपने शैशव काल में है, बचपने से गुजर रही है। उम्र हमारी 80 साल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्लेनेट पे जागृति अभी अपने बचपन के दौर में है। तो जैसे बच्चा सुसु पॉटी करता रहता है, हम भी कहीं सुसु पॉटी कर देते हैं, मानसिक सुसु पॉटी। तो मानसिक सुसु पॉटी का मतलब ही फैमिली वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग है। जब तक वो बच्चा नहीं पहचानता है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, तो किसी आयु में हमने शरीर को पहचान लिया है, लेकिन अपनी कल्पनाशीलता के पर्पज़ को पहचानना अभी शेष है। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, ये पहचान लेने के बाद ये भी ठीक हो जाएगा। तो हम लगातार ठीक होने की तरफ यात्रा में हैं ही, लगातार ठीक हो ही रहे हैं, अगले कुछ सालों में हो जाएंगे। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक लग रहा है? तो यात्रा जारी है। हाँ जी, हाँ जी। कोई प्लैनेट ऐसा भी होगा जहां जागृत मानव परंपरा होगी? हेलो सर, मेरा नाम दिशा है, भीलवाड़ा से हूँ। सर कहाँ से हो? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा। सर मैं जब यहाँ पे नहीं आई, उससे पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि माइक ऊपर। जब मैं सुखी होती थी तब मेरे साथ जो भी होता था, मैं जैसे मेरी फ्रेंड, मैं उससे बोलती थी कि तू मेरे को समझती है, तू मेरे को जानती है, ऐसा। हाँ। और जब मैं दुखी होती, जैसे मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं उससे बोलती थी कि तू मेरे को समझती नहीं है, तू मेरे को जानती नहीं है, ऐसा। तो मेरे को सर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं खालीपन मेरे में, उसमें नहीं, कि समझती वो नहीं है, समझती मैं खुद नहीं हूँ सर। वहीं पे मैं फैमिली में लगा मेरे को कि जब मैं घर पे जाती तो ऐसा फैमिली वाले बोलते कि तू मेरे को नहीं, तू सुनती नहीं है मेरी, तू ऐसा नहीं करती, तो ऐसा नहीं करती। और वहाँ पे मैं बोलती उनसे कि आप लोग मेरे को नहीं समझते, ऐसा। तो वहाँ पे कोई और ही समझता है हमको। हाँ सर, वहाँ पे लगा कि खालीपन मेरे में, और वहीं पे मैं वो खालीपन मैं खुद में ना ढूंढ के मेरे फ्रेंड में, वहाँ पे मैं फैमिली से बात ना करके मैं फैमिली से दोस्त बनाती, दोस्त से बात करती कि ऐसा है, वो खालीपन में वहाँ पे जाके पूरा कर, ऐसा लगता। बहुत और बढ़िया। वहीं पे मेरे को लगा कि एक्चुअल में वो दोस्त भी ऐसा ही कर रहा है। सर यहाँ पे लगा। वो दोस्त भी? हाँ सर। लास्ट में क्या बोला? दोस्त भी वो उसी सिचुएशन से गुजर रहा है जिससे मैं गुजर रही हूँ, वही खालीपन मेरे से ही पूरा करने आया है। और दोनों दुख पाए। हाँ सर। दोनों डीपीटी हो जाते हैं, दुख पाए टूरिस्ट। हाँ, वहाँ पे लगा कि खालीपन मेरे को खुद में पूरा करना है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात बोल रही हैं, ये समझने लायक बात है, और विशेष रूप से हम माँ बाप को समझने लायक बात है। बच्चों को जब भी कोई व्यक्ति खुश होता है तो क्या बोलता है? कि वो मेरे को समझता है। हाँ। और ईश्वर को हम क्यों इतना मानते हैं? कोई ऐसी ताकत की कल्पना हमारे पास है ईश्वर भगवान के रूप में कि मेरे बिना बोले वो सब कुछ समझता है। यस सर। है ना? तो कोई मेरे को समझता है, ये मेरे को बहुत अभिभूत करता है। और जब भी मैं दुखी होता हूँ तो यही बोलता हूँ कि तुमने मेरे को समझा नहीं। यस सर। इतनी ही बात।
तो जब इतना ही समझने का सुख है भैया, तुम ही समझ लो ना अपने आप को, दूसरे को क्यों ढूंढ रहे हो? यस सर। तो सार ये निकला कि जिस चीज को हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझको समझे, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, यही मेरे को समझता है ना, और वो कुछ और समझता है। एक्चुअली वो भी खालीपन पूरा करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमको शिविर में समझ में आया कि समाधान बराबर सुख, समाधान समझना ही सुखदायी काम है। आज चौथे दिन हमारा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, हमारी लिसनिंग पहले से ज़्यादा है कि कम है ना? आपका नाम मैं भूल गया, हिम्मत भाई, कितनी एज है आपकी? 56। सुबह हम साथ में नाश्ता कर रहे थे तो हिम्मत भाई बोल रहे थे कि मेरा एक विशेष प्रॉब्लम रहा, जब कोई भी बोलना शुरू करता है तो मेरे को बस थोड़ा सा सुनने के बाद लगने लगता है कि अब नहीं सुनना है, और मैं किसी को सुन ही नहीं पाता हूँ। तो बोले शिविर में आने के बाद पता नहीं क्या हो गया है, आपको तो सुनना चलो ठीक ही है, लेकिन जब बाकी लोग बोलते हैं तो अब मैं उनको भी सुन पा रहा हूं, ये पता नहीं क्या हुआ है। क्या चीज हो गई? तो कहीं ना कहीं वो समझना सुखदायी काम है। मैं जब अपने आप को समझता हूं, कोई ऐसा कुछ बोलता है कि जिससे मैं खुद को समझ में आता हूं, मैं अपने आप को समझ पा रहा हूं, और जब मैं दूसरों को बोलते हुए सुनता हूं तो उसमें भी मेरा प्रतिबिंब मुझको दिखाई देता है, तो मैं ही समझ रहा हूं अपने आप को। अच्छा लिसनर हम तभी हो सकते हैं जब सामने वाले को समझते सुनते हुए भी मैं खुद को ही समझ रहा होता हूं। मानव जो कुछ भी करता है अपने सुख की तलाश में करता है। आप बैठ सकते हैं, हाँ खड़े रहने तो खड़े रहो। आप मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। यदि आपको बोलते हुए सुनने से मेरे को कोई सुख नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं सुनूंगा। मैं आपको सुनना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं सुखी होना चाहता हूं। तो आप, मेरा सुख यदि आपके साथ जुड़ता है तो मैं आपको सुनूंगा, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगा। और जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब एक युवा को, एक टीनेज को, एक युवा को अपने घर में उसको लगता है कि मेरे को समझने वाले लोग नहीं हैं, तो वो किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तलाश में ज्यादा निकलता है। तो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, इसमें हम माता पिता ही कहीं ना कहीं कटघरे में फिर से खड़े हैं कि हम घर में वो वातावरण तैयार नहीं कर पाए हैं कि जो परस्पर समझने की तृप्ति है और समझाने की तृप्ति है और जो जीने की तृप्ति है और अपनी महिमा को जो फील कर पाने की तृप्ति है, फिर वो घर में दोस्ती करे कि बाहर भी दोस्ती करे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। अभी जो अतृप्ति की तलाश में हम दोस्ती करते हैं और दूसरा भी अपनी अतृप्ति मिटाने के लिए हमसे दोस्ती करता है, ये एक्सीडेंट में कन्वर्ट होता है। हेल्दी फ्रेंडशिप, यदि हमको सही अर्थों में हमारा माइंडसेट हेल्दी है तो सबके साथ, फिर एक के साथ क्यों होगी, अनेक के साथ दोस्ती हो सकती है, इसमें क्या प्रॉब्लम। तो मेरे को लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक परिवार अपने में कैसे एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें कि हर बड़ा और हर छोटा अपने को व्यक्त कर पाए। उसमें ऐसा आदर्शवाद नहीं लगे कि मैं ये बात कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, है ना। वो जैसा भी फील करता है वैसा कह सके, ऐसा वातावरण हम तो मेरे को लगता है कि वो एक ही वातावरण है कि हम परस्पर मित्रवत हो जाएं, एक दूसरे के दोस्त हो जाएं। ये दोस्ती का रिलेशन चाहे पति पत्नी का रिलेशन है, चाहे बाप बेटी का रिलेशन है, चाहे भाई बहन का रिलेशन है, ये दोस्ती का रिलेशन बहुत शानदार रिलेशन है। दोस्ती सफल हो गई तो फिर बाकी सारे रिलेशन भी सफल हो जाएंगे, आगे उसको चल के देखेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, आप कुछ और करें। सर एक चीज़ मैंने और समझी कि यहाँ से आने से पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि मेरे को चेस्ट पेन होता है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को बोला कि मेरे को आई हैव चेस्ट पेन प्रॉब्लम। तो सर उन्होंने बोला कि ये 1000 रुपये की दवाई लो, ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला कि सर चेस्ट पेन होता क्यों है? तो उन्होंने मेरे को बोला कि टेंशन लेने से, ओवर थिंकिंग करने से, ये करने से, ये करने से। तो मैंने बोला कि एक्चुअली मेरी ये दवाइयाँ नहीं है, सॉरी, जो मेरे ठीक होने की है वो ये दवाइयाँ नहीं है। एक्चुअल में ये जीवन विद्या मेरी दवाई है,
चेस्ट में प्रॉब्लम, ये 1000 रुपये की दवाइयाँ नहीं है प्रॉब्लम, सॉरी, जो दवाई है वो जीवन विद्या है एक्चुअल में। थैंक यू। बढ़िया। नमस्कार भैया। कल का जो, वैसे तो शिविर मैंने ऑनलाइन पहले भी किया है, लेकिन कल एक नई चीज़ और क्लिक कर गई कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, पशु चेतना से मानव चेतना में, उसमें ये मैं देखा कल कि जो पशुओं के अंदर जो इंद्रियां हैं वो भोग के लिए हैं और वो उसमें ही उनकी पूर्णता है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो ज्ञान के लिए है, शायद इसलिए परंपरा में इनको ज्ञानेंद्रिया कहा होगा, लेकिन क्योंकि मैं भोग में ही लगा रहा तो वो पशु चेतना में था और इसलिए वो तृप्ति भी कहीं शायद नहीं हो पा रही थी। तो अब ये समझ में आया कि जो इंद्रियां हैं वो भोग के लिए नहीं है, वो उपयोग और फिर उसका सदुपयोग करके ज्ञान के लिए हैं और इसलिए उनको ज्ञानेंद्रियां भी कहा। बहुत तो जब ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान पाएंगे तो शायद पूर्णता की तरफ जाएंगे क्या और बात है। तब जाके तृप्ति मिलेगी। ये कल एक नया क्लिक देखिए, किया। ज्ञान सबके लिए समान है, पर कौन कैसे एंट्री लेगा ये अलग अलग है। अब ज्ञानेंद्रियों की परिभाषा है कि भाई ज्ञानेंद्रियां हैं, तो वो ज्ञान पाने के अर्थ में है, सूचना कलेक्ट करने के अर्थ में है, तो उनसे सूचना कलेक्ट करना है, इतना ही मामला है। अब उससे हम एंजॉय करने लगें और उसको सुख मानने लगें, ये हमारी समस्या है। तो ये ज्ञान वाला भाग बहुत तेज काम करता है। देख पाया मैं कि जो पहले भोग में जो सुख था उसके तुलना में ये बहुत बड़ा सुख मिल रहा है। मतलब ये मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ कि भोग में जो सुख मिलता था वो बहुत ही सामयिक था, टेम्पररी आया गया, लेकिन ये जो आता है वो जाता ही नहीं है। बिल्कुल। ज्ञान के जरिए जो सुख मिल रहा है वो जो आता है वो जाने का नाम ही नहीं लेता और कंटिन्यूटी बन रही है लगभग, ऐसा दिख रहा है। बहुत सुखद, बहुत सुखद, बहुत सुंदर। नमस्कार भैया। छोटी सी शिफ्ट है, जरा सी, लेकिन बड़ी है। पहले जो चर्चा चलती थी ना आपस में, यहाँ पे देखता था या कहीं भी और देखता था कि पांडित्यपूर्ण शब्दों में और उसमें बात हो रही है जीवन विकास के बारे में, समझने के बारे में, तो वो लगता था कि ये आडंबर है, ये लगता था कि ये खाम खा का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सामने वाले को सुनाए जा रहे हैं। अब लगता है कि ये सुख की तलाश कर रहे हैं। छोटी सी बात है। थैंक यू। कल आपकी शेयरिंग के बाद मैंने यही सोचा था और आपने आज वो बोल दिया, है ना। तो इसका मतलब है कि जब हम हर एक को बहुत क्रिटिकल, जब मैं अपने आप में पीड़ित होता हूँ तो मैं सबको बहुत क्रिटिकली एनालाइज करता हूँ, ये भी फालतू है, ये भी फालतू है, कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। और जब मैं प्यार से भर जाता हूँ तो पहली बार दूसरे को उसकी नज़र से देखता हूँ। काम हो रहा है। गुड। हाँ जी, नमस्ते अभी ये, हाँ, मेरा नाम आरची है, मैं माइक पास में। मेरा नाम आरची है और मैं गुजरात से हूँ। प्रकृति स्वयं में व्यवस्थित है पर मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ और इस वजह से वो मुझे अव्यवस्थित लगता है। मेरे भाव और विचार से ही मैं सुखी और दुखी होती हूँ। मुझे मेरे भाव और विचार स्टेबल करने हैं तो मैं अपने आप को ही सुखी रख सकती हूँ, कोई और मुझे सुखी दुखी कर ही नहीं सकता, वो मेरा अधूरापन है। तो मैं भाव और विचार से सुखी दुखी होती हूँ, तो भाव मैं खुद को दूंगी क्योंकि दूसरे को ढूंढूंगी, कोई दूसरा मेरे को भाव देगा, ऐसा नहीं। इतना ही खेल है बेटा। ये जो कटोरा लेके घूम रहे हैं ना, कोई मेरे को भाव दे दे। सबके पास कोई कटोरा है। किसी को लगता है कि शर्ट के नाम पे सम्मान मिल जाए, किसी को लगता है कि मोबाइल के नाम पे कटोरा है, किसी को लगता है अब डिग्री के नाम पे दे दे, अब तो इतना पैसा हो गया अब तो दे दे, है ना। तो ऐसे तो कटोरे छोड़ देने की जरूरत है। हाँ जी जी माइक जी भैया, अभी 4 दिन में मेरे साथ जो घटा है वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था। और उसके पीछे ये अवसर मुझे मेरे फैमिली ने 2006 में दिया था। और मेरा आपसे संपर्क 2006 में हुआ था। आज 15 साल बाद मैं 7 दिन यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ।
2-3 साल में एक शिविर करते हो ना। लेकिन देखो इन सब को सुन के आप लोग परेशान मत हो ना, ये लोग 2-3 साल में एक शिविर करते हैं। तो इसका मतलब है कि कभी भी जोड़ना ये है कि कितने घंटे मैंने लगाए हैं। भाई साल में एक शिविर किया, 2 साल में एक शिविर किया तो कितने घंटे लगाए? 40 घंटे लगाए। तो इसका मतलब है कि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। आगे चलेंगे तो और क्लैरिटी बनेगी कि हमारी प्रायोरिटी, यदि मैं सुखी होना चाहता हूं तो उसके लिए फिर मेरी प्रायोरिटीज कहाँ पे होंगी। लेकिन भैया मैं बात दूसरी कहना चाह रहा हूँ। हाँ कोई बात कि नहीं, लेकिन 2006 में जो मुझे ये अवसर प्रदान किया गया था वो मैंने लिया नहीं। हाँ मैंने उस समय शिविर में नहीं बैठा, क्योंकि उस समय आप लाए गए थे। लाया गया था मैं तो। लेकिन एक चीज जरूर मुझे समझ में आई थी उस समय कि कुछ अच्छी बात यहाँ पे जरूर हो रही है, क्योंकि लोग आपको सुन रहे थे। हाँ बुजुर्ग लोग वो आपको सुन पा रहे थे और मुझे कुछ अच्छा होता है। थोड़ा इधर हो जाओ संक्षेप में। तो उसके बाद में 2014 में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। वो बहुत ही क्षणिक मुलाकात, वो एक अट्रैक्शन तो बना हुआ था, वो आपके व्यक्तित्व को लेकर के रहा हो जो भी हो। 2014 में मैं अछोटी 3 दिन केवल इस बात के लिए रुका था कि मुझे आपसे मिलना है। और वो 5 मिनट की मेरी मुलाकात थी जब आपने मुझे गुलाब का अपना खेत वो दिखाया था और आप गौशाला को देख रहे थे और मन ही मन कुछ खुश हो रहे थे कुछ बछड़ों को खेलते हुए देख करके। वो मुझे नहीं, और उसके बाद आज ये तीसरा अवसर है जब मैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 15 साल जो मेरे खत्म हुए हैं जिनमें मैं ये गैप्स भर सकता था अपनी फैमिली में, और वो मैंने अवसर खो दिया है। और आज मैं यहाँ पे पा रहा हूँ, और आज मैंने जो पाया है वो जो मेरे साथ अभी कल घटा है वो मैं आपको बताने जा रहा था कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे बहुत सारे लोगों ने रिजाइन किया और मैं दुख से कई बार बहुत दिनों तक डिप्रेशन में भी गया कि ये कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसे होगा। एक मेरा कल बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ मेरी टीम का, वो कल ही मेरे पास में रिजाइन आया, और मैंने पहले जो रिजाइन दे रहे थे तो उनको मैंने प्रलोभन से रोकने की कोशिश की थी कि आप रुको। उनको मैंने पहल की थी, मैंने कल कोई पहल नहीं की, मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, मुझे कुछ भी ऐसा बुरा लगने वाली कोई चीज़ नहीं मेरे सामने आई। पहल मैंने नहीं की। आज सुबह मुझे वहाँ से पहल आई कि अगर मेरा 30% हो सकता है, मैं पहल करता था जब रिजाइन होता था कि अगर आप रुकते हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन कल मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई। व्यक्ति आया है, शरीर रूप में आया है, वो जाएगा ही, ऐसा मुझे लगा, और मुझे ऐसा कोई समस्या इसमें नहीं दिखाई दी और ना ही मैं दुखी हुआ। आज मुझे शायद इस शिविर का असर मुझे समझ में आया। दूसरा, मेरी फैमिली में जो घट रहा है अभी, शायद मेरी ये कहिए ये ज्ञान का असर है इसका, कि शायद मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है मेरी फैमिली में, मैं कुछ उच्च कोटि का शायद कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से कुछ प्रसन्नता हासिल कर पा रहा हूँ, और मैं उनको कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि उनके चेहरे पे मैं कुछ खुशी देख पा रहा हूँ। वो शायद भाषा का सुधार हुआ होगा कि मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है। ये चीज़ जो अभी इन 3-4 दिनों में मेरे को जो समझ में आई है, वो इतना ही मैं समझ पाया हूँ कि मेरे रिश्तों में कुछ बदलाव मैं महसूस कर पाया हूँ। और दूसरा कि मैं जिन चीज़ों से दुखी हो रहा था वो मेरे अभी तक की सबसे बड़ी घटना थी कि मेरा एक मुख्य स्तंभ गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हो गया और कुछ? हाँ बोलिए बोलिए। इसके पहले भी, यहाँ आने से पहले भी निरंतर सुख पाने की कोशिश थी, मीन्स जीवन में सुख पाने की कोशिश थी। आज भी वही कोशिश है कि सुख पाने की, लेकिन इसके पहले जो था वो बाहर से अंदर जर्नी था, डायरेक्शन बाहर से अंदर था। यहाँ आने के बाद ये आफ्टर दो दिन के बाद ये अंदर से बाहर हो गया है, डायरेक्शन चेंज हो गया है।
बहुत सुखद। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर आप जो ये टर्निंग पॉइंट वाला बात कर रहे थे, माइक पास में। तो सर आप जो ये टर्निंग पॉइंट वाला बात कर रहे थे, तो मुझे इसमें ये जो तर्क वर्ड है वो काफ़ी मीन्स मेरे लिए मुझे बहुत मैजिकल लगा। बिकॉज अगर हम किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न समझ लेंगे तो शायद कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन की ओर चली जाएगी। तो लाइक मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था घर पे, दैट इज़ एंगर, कि मैं गुस्सा करती थी और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों कर रही हूँ। तो इस चीज़ से मुझे ये पता चला कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इनकैपेबल हूँ मेरी प्रॉब्लम्स को या चीज़ों को कम्युनिकेट करने में, इन द सेंस ऑफ मेरे घर पे। तो मुझे इस चीज़ से वो पता चला कि ये मेरी इनकैपेबिलिटी है, ये वीकनेस है। तो मुझे लगा कि शायद मैं अगर चीज़ों को लेके लोगों से बात करूँगी, कम्युनिकेट करूँगी, तब जाके शायद उस चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से मुझे मेरी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये जो तर्क शब्द था वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी मीन्स एक मैजिकल रहा कि हाँ मुझे मेरी वीकनेस का पता चला है, कहीं ना कहीं मैं कैपेबल हूँ अब उस चीज़ को सॉल्व करने में। दैट्स इट। गुड, सुखद। हाँ जी, बोलिए बोलिए, पीछे माइक। हेलो सर, नमस्ते सर। मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है कल की क्लास को लेकर वो ये था कि मेरा सुखी होना केवल और केवल मुझ पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर मैं किसी को मान रही हूँ कि ये इंसान आके मुझे खुश करेगा, तो कहीं ना कहीं वो मेरा अधूरा पानी है कि मैं किसी को मान रही हूँ कि ये इंसान मुझे खुश रखेगा। और दूसरा ये है कि मेरी अपूर्णता ही व्यवस्था में मेरी भागीदारी ना होने का सबूत है कि मैं अपूर्ण हूँ, इसीलिए मैं व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर पा रही हूँ। यही मैंने माना है और यही मेरी ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग में यही मेरी अपूर्णता का परिणाम है कि मैं ये दोनों चीज़ें मेरी अपूर्णता के कारण बढ़ रही है इस दुनिया में। तो मैंने ये जाना कि मैं एक तो मेरा सुख मुझ पर ही निर्भर करता है और दूसरा ये है कि मेरी अपूर्णता ही इन सब प्रॉब्लम्स का बेसिक है, ये कारण है। बढ़िया। और एक सवाल ये था कि कल आपने एक सेंटेंस बोला था कि अगर हम इन सब चीज़ों को समझ लेंगे और जी लेंगे तो ये धरती मृत्यु लोक के बजाय जीव लोक हो जाएगी, जागृति लोक हो जाए। जागृति लोक हो जाएगी। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि मृत्यु लोक क्या हो सकता है। 3 दिन बाद। धन्यवाद। हेलो सर। हाँ जी, नमस्ते सर। माइक थोड़ा पास में। अब जो मतलब 2 सवाल है। पहला सवाल ऐसा उठ रहा है कि जब ये जो जर्नी हमारी अभी हो रही है डेवलपमेंट की, मानव की ज्ञान के प्रति, वो जब पूर्ण हो जाएगी, जब हम विकसित हो जाएंगे पूर्ण, उसके बाद क्या होगा? मतलब क्या बेरोजगारी लग रही? चिंता ये है कि रोजगार का क्या होगा। फुल टाइम रोजगार मिल जाएगा, लाइफ टाइम रोजगार मिल जाएगा, उससे भी आगे का भी मिल जाएगा। मतलब आगे का रास्ता फिर आगे दिख जाएगा। दिख जाएगा। और सर दूसरा ऐसा पूछ रहा हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा दर्शन दिया कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी है, उससे स्वराज्य होगा, तो वो के नागराज जी की कुछ स्टोरी मतलब बताइए तो हमें विस्तार से पता चले कि उन्हें कहाँ से ज्ञान मिला, कैसे मिला। दिव्य पथ बोल के एक 50 पेज की 40-50 पेज की छोटी सी बुक है, उसमें पूरी उनकी जीवनी उपलब्ध है। यहाँ उपलब्ध है दिव्य पथ। दिव्य पथ यहाँ शाम को उपलब्ध हो जाए। बुक्स उपलब्ध हैं अपने पास, बुक्स उपलब्ध हैं। आज शाम को बुक का स्टॉल लगा देंगे। हाँ जी, हाँ जी, मोदी जी। जी सर, कल 2 बात हुई थी, फैमिली वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग। हालांकि मैंने काफ़ी सारे मतलब हैं जो मुझे समझ में आई चीज़ें। थोड़ा आगे आ जाइए, उसकी रेंज कम हो जाती होगी वहाँ तक। जी, तो फैमिली वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग में मुझे एक चीज़ लगी कि एक बार हमारी ऑनलाइन कुछ मीटिंग चल रही थी, तो सादुल भैया ने थोड़ा समझाया था, उसको मैं कल ज़्यादा सही से कनेक्ट कर पाया। मैं एक बार लेटा हुआ था और मैं घर की अलमीरा और फर्नीचर देख रहा था ऐसे ही,
तो मेरा ये सवाल था कि यार फैमिली वार्मिंग अलग बात है, ग्लोबल वार्मिंग अलग बात है, फैमिली वार्मिंग से ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? तो ये समझ आया कि यहाँ पे इतनी सारी जो लकड़ी लग रही है, जितना भी सामान लग रहा है, ये मैंने क्यों लगवाया घर में? तो फिर समझ में आया कि जब मैं मकान का नांगल करूंगा और रिश्तेदार जैसे ही घर में आएंगे और देखते ही पहले वो बोलेंगे क्या शानदार घर है, तो और वो सारे रिश्तेदारों के लिए नहीं था, अगर 100 को बुलाना था तो मेरे को 8-9 से ये सुनना था, और 8-9 से सुनने के लिए मैंने शायद, अगर मुझे 10 पेड़ में काम हो रहा था मेरा, तो मैंने 50 पेड़ काट दिए। तो वो जो 40 एक्स्ट्रा काटे, तो मेरी फैमिली ठीक नहीं थी, क्योंकि अगर मेरी फैमिली में सब ठीक है, भौतिक चीज़ों का निर्धारण मेरी फैमिली ही करती तो ठीक हो जाता, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो एक मेरी ये शेयरिंग थी कि फैमिली वार्मिंग जो होती है उसी का एक बड़ा रूप ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखता है। मेरा घर पे मम्मी पापा से चीज़ों से सही नहीं बैठ रहा है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट चीज़ों से सुखी होते हैं। सेकंड सर, एक आपकी लाइफ से जो मैंने लिया है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है कि आप नाश्ता करने वहाँ जाते हैं। हो सकता है आपको अजीब लगे सुनने में या सभी लोगों को लगे, ऐसे ही हो रहा था। तो मैं सादुल भैया से शेयर कर रहा था कि यार सोम जी ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, सोम भैया यहाँ पर आकर के खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं। तो उन्होंने एक 2 चीज़ों का मतलब बताया कि यही फर्क है कि सोम भैया विशिष्ट नहीं है, श्रेष्ठ है। हम जब विशिष्ट वाली चीज़ कर देते हैं तो फिर जेलसी आ जाती है, फिर लगता है कि यार सोम भैया बनना है अब। जबकि अभी श्रेष्ठ वाली चीज़ में ऐसा लग रहा है कि ये भी इंसान ही है, मैं भी इंसान ही हूँ, ये थोड़ा सा आगे वाली जर्नी में थोड़ा आगे है, मैं थोड़ा पीछे हूँ, तो मैं भी पहुँच सकता हूँ वहाँ पर। जैसे इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट और लूँगा समझाने में। एक बार आदित्य भैया से भी बात हो रही थी, उन्होंने बोला था कि हम जनरली चीज़ों को हॉरिजॉन्टली लेते हैं, तू अलग है, तू अलग है, मैं अलग हूँ। जबकि चीज़ों को वर्टिकली अगर हम लें कि मैं यहाँ हूँ, हो सकता है कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, और जागृति निश्चित है, धीरे 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 हम लोग कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे ऐसा करके। तो ये 2-3 मेरी शेयरिंग थी। अदरवाइज मेरे को चीज़ें तो काफ़ी समझ में आई, पर अभी थोड़ा सा सभा को ध्यान में रखते हुए अभी नहीं बताऊँ। थैंक यू सर। बस सर एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, मोदी जी ना बोलें प्लीज़ मुझे। तो सर मेरे जो निष्कर्ष तो अभी मैं नहीं निकाल सकता हूँ कल के सेशन से, लेकिन मानसिक शिफ्ट जरूर आया है 2 चीज़ों में। एक तो जो मेरा थॉट प्रोसेस था यहाँ आने से पहले कि शादी क्यों करनी है, वो एकदम बदल गया। कल के सेशन में ये स्पेसिफिक चीज़ थी जो काम की थी, तो हो सकता है आगे किसी अच्छी वजह से मैं शादी करूँगा। और दूसरी जो बात है कि पहले मैं ये सोचता था कि जैसे मतलब हमारा तो काम बहुत बढ़ गया है ना। पहले आपको शादी के लिए तैयार कर रहे हैं, फिर आपके लिए लड़की भी तैयार कर रहे हैं, फिर आपके लिए बच्चे के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और जो सेकंड थॉट प्रोसेस मेरी शिफ्ट हुई है वो ये है कि यहाँ आने से पहले भी मैं ये सोचता था कि जैसी अपब्रिंगिंग मेरी हुई है मेरी फैमिली में, ऑब्वियसली वैसी मैं मेरे बच्चों को तो नहीं दूंगा। क्योंकि सब कुछ कंट्रोल था, उन्होंने जैसा बोला वैसा मैंने किया, जो वो चाहते थे वो मैंने पाया है, सब कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसा तो पता था कि वैसी परवरिश देनी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि कैसे नहीं देनी है। तो कल मुझे पता चला कि अगर मैं ही रोल मॉडल बन जाऊं, घर में स्वनियंत्रित स्व अनुशासित हो जाऊं, तो मेरा परिवार भी अपने आप मुझे देख के थोड़ा तो चेंज होगा और मेरे बच्चे में भी थोड़ा चेंज आएगा। तो वो एक ऐसी इकाई बनेगा जो स्वनियंत्रित स्व अनुशासित है और उसका परिवार भी वैसा ही होगा। 1 घंटा सुनने के बाद मुश्किल से 2 शब्द की पेमेंट मिली है? हाँ, मतलब सार बात इतनी है, सार बात कल की इतनी है कि कल तक हम शासन को व्यवस्था मान रहे थे, अभी पता चला है कि शासन पूर्वक व्यवस्था नहीं हो सकता। शासन पूर्वक सड़कें बनाई जा सकती हैं, आदमी नहीं बनाया जा सकता। शासन पूर्वक स्कूल की बिल्डिंग बनाई जा सकती है, स्कूल नहीं चलाया जा सकता। शासन पूर्वक घर बनाया जा सकता है, घर नहीं चलाया जा सकता। तो एक बात हमारे ध्यान में आ गई कि जब हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो वो स्वनियंत्रण है, स्वानुशासन है ना। दूसरे को नियंत्रित नहीं करना है, स्वनियंत्रित होना है। दूसरे को शासित नहीं करना है, स्वानुशासित होना है। इस पे हमारा फोकस चला जाए तो हम सब सही अर्थों में विद्यार्थी हो जाएं, दूसरों को तंग करना बंद कर। हाँ जी बोलिए।
थोड़ा आगे आ जाइए, शायद माइक की रेंज वहाँ तक नहीं। नमस्ते भैया। हाँ बोलिए। मेरा नाम संदीप है। बोलिए। और मेरा ये 14 शिविर है। कहाँ से आप? सोलापुर महाराष्ट्र से। सोलापुर महाराष्ट्र। हाँ। अच्छा, किसके थ्रू आए? आप मनोज भाई के यहाँ पे आए थे ना कच्छ में? मनोज भाई के यहाँ पे आए थे ना मनोज कच्छ भाई। में? अच्छा ठीक है जी। तो मेरा सवाल ये है कि आस्था की व्याख्या क्या है? श्रेष्ठता को बिना जाने मान लेना। मतलब तर्क नहीं है उसमें? उसमें तर्क नहीं। अच्छा, फिर कोई आस्था और फिर श्रेष्ठता को तर्क पूर्वक मानना, ये भी आस्था है। जो अभी जो आस्था जग रही है, व्यक्ति के प्रति आस्था होना, ईश्वर देवी देवता के प्रति आस्था होना, ये एक पार्ट है। लेकिन किसी नियम के प्रति आस्था हो जाना, फिर नियम को जानने, तो जानने के लिए मानना है कि जीने के लिए मानना है? तो आस्था शुरुआत में भी हो सकती है और अंत में भी हो सकती है। हाँ, मतलब आस्था पूर्वक ही हम किसी चीज को मानने, जानने की जर्नी 0 और 1 नहीं है। जब जानने की जर्नी पे निकलना है तो पहले उसको मानना है कि ये सच्चाई है, मेरे को इसको एक्सप्लोर करना है। सच्चाई है ये मानने के लिए या तो मैं किसी व्यक्ति पे भरोसा करता हूँ, इन्होंने महावीर जैन ने कहा है तो ठीक ही होगा, बुद्ध ने कहा है तो ठीक ही होगा, वेद में लिखा है तो ठीक ही होगा, एक वो तरीका है। या किसी महापुरुष से मैं प्रभावित हो जाता हूँ, इन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा। अब ये सब के बावजूद भी मैं लॉजिकली, प्रकृति किसी नियम से संचालित है और मानव भी प्रकृति का हिस्सा है, और मैं बिल्कुल नियम, सिद्धांत और प्रक्रिया पूर्वक किसी चीज को पहचानने लगता हूँ, तो आदमी बीच में से आदमी के प्रति आस्था नहीं है। इसलिए कहा कि मानव का इष्ट ज्ञान है। मानव जिस चीज को पाना चाहता है वो ज्ञान है, और ज्ञान ही आचरण के रूप में मानव से व्यक्त होता है। तो फाइनली मैं किसी मानव, किसी महापुरुष को भी स्वीकार करता हूं तो उसके किसी आचरण के कारण ही स्वीकार करता हूं, उसके शरीर की वजह से स्वीकार नहीं करता हूं। और आचरण मूलतः ज्ञान की अभिव्यक्ति है। तो ऐसी बात है। हाँ जी। नमस्ते। हाँ जी सर, तर्क से ही आस्था है या आस्था से तर्क है? जैसे अपन आस्था को तर्क पूर्वक समझा जा सके तो अगली पीढ़ियों को कन्वे किया जा सकता है। अभी हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे पास अच्छी चीजें हैं पर हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारे पास तर्क नहीं है। तो यदि आस्था तर्क सम्मत है तो कम से कम उस पर बातचीत की जा सकती है, उसको अपनी आगे वाली पीढ़ी को दिया जा सकता है। जान लेंगे और तर्क पूर्वक कह पाएंगे तो परंपरा हो जाएगी। हाँ जी सर, नमस्ते। सबसे पहले आपको बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि मैं आपसे जुड़ के बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले जी फर्स्ट टाइम शिविर में आए? जी, मेरा फर्स्ट टाइम शिविर है। और जो मेरे भैया लोग हैं और मेरे हस्बैंड ने एक बार किया था, ये लोग मुझे कहते थे कि चलो, लेकिन मुझे लगता था मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे वहाँ जाना जरूरी है। नहीं लगता था वाकई। लेकिन यहाँ के 3 दिन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ठीक, कोई प्रॉब्लम, अंदर से खालीपन लगता था जो कुछ हद तक भर गया है। लेकिन मैं अभी यहाँ मेरे बारे में बात नहीं करके मेरी बेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारा परिवार एक ठीक ठाक परिवार है और ऐसे लड़ाई झगड़े कुछ नहीं होते, नॉर्मली हम चलते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत समझदार है। हमारी बेटी का ये है कि वो एक अच्छे स्कूल में जाती है, अच्छे मोहल्ले में रहती है, और हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम सभी इंसानों से प्यार करते हैं। उसका ये रहता है कि वो जो अपने स्कूल के बच्चों से प्यार करती है, उससे जो निम्न लोग होते हैं उनको वो हीन समझती है, और हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम उसको कोई प्रलोभन नहीं देना चाहते, उसको डराना नहीं चाहते, किसी आस्था में उसको विश्वास नहीं कराना चाहते। हम इजीली उसको समझाते हैं, 12 साल की हो, कि बेटा सबसे प्यार करो, किसी को हीन मत समझो, लेकिन वो बिल्कुल समझना नहीं चाहती। तो मेरी तो प्रॉब्लम है कि मैं उसको कैसे समझाऊं। लास्ट दिन बात करेंगे। लास्ट दिन जवाब मिल जाएगा पक्का? नहीं तो नहीं मिलेगा तो फोन नंबर देके जाऊंगा। नहीं, मैं तो लास्ट दिन फिर खड़े होके पूछूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका अधिकार है। क्योंकि मैं बहुत इजी उसको समझाती हूँ, मैं कभी डराना नहीं चाहती उसको। हाँ। और जितने तर्क मैं दे सकती हूँ सारे तर्क देती हूँ। उसके बाद वो कहती है मम्मी ठीक है ना, आप क्यों बात करते हो? मम्मी हम ये बात नहीं करते, आप दोनों को करनी है पापा और आप दोनों को। तो मुझे अंदर से डर लगता है कि कहीं वो हम दोनों को छोड़ के कहीं आगे ना निकल जाए, जो उसके जैसे हो उन्हीं के साथ वो ना हो जाए। तो एक बार कंटेंट कम से कम पहला शिविर पूरा हो जाए तो देखते हैं आपके अंदर और क्या होता है। जी ठीक जी। हाँ हेलो। हाँ,
एक निष्कर्ष निकला है और आपका प्रमाणित मतलब बराबर है कि नहीं कंफर्म करना चाहता हूँ। शासन और व्यवस्था का जो डिफरेंस है, तो शासन जिंदा रहने के कॉन्टेक्स्ट में है और व्यवस्था जीने के कॉन्टेक्स्ट में है। बहुत शानदार। शासन जिंदा रहने के अर्थ में है और व्यवस्था जीने के स्वरूप में है। एकदम शानदार, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ जी जी, एक तर्क सम्मत आस्था का कोई एग्जाम्पल के साथ समझा देंगे? तर्क सम्मत आस्था का मतलब है कि जैसे अब हम मानव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अभी तक हमको लगता है कि मानव का सम्मान करना चाहिए, है ना, इस तरह की बातें हमारे पास है। अब हमारे ध्यान में आ रहा है कि हाँ मानव है, हमने ऑब्जर्वेशन किया कि हाँ वो सुख की निरंतरता चाहता है, फिर हमने पाया कि 2 ही क्वेश्चन है, फिर हमने पाया कि क्यों जीना है का मतलब मानव की मूल चाहत एक है, फिर हमने पाया कि सुख क्या है, सभी के लिए सुख एक है, स्वीकृति के भाव में जीना। सुख क्या है, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था सबके लिए एक है। अब जितने भी बातें कल तक हमारी आस्था में थीं, उसका बड़ा भाग एक तार्किक रूप से भी हमको स्वीकार हो रहा है। तो मानव को आस्था पूर्वक मानना, बड़ों का सम्मान करना चाहिए तो छोटों का क्या करना चाहिए, ये भी समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी अभी तक हम मानव के बारे कह रहे थे, परिवार के बारे, समाज के बारे, आत्मा के बारे, ईश्वर के बारे, भगवान के बारे, जो कुछ भी हम मान रहे थे, उसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यदि हमको मिलते हैं और हम उसको स्वीकार पाते हैं, तो कल तक भी मान रहे थे, अभी भी मान रहे हैं, जानना अभी भी शेष है। लेकिन दोनों में कुछ बदला कि नहीं बदला? किसी ने अच्छा शब्द यूज़ किया था, जब मैं दूसरों की बात को एज इट इज़ मान लेती हूँ तो कभी कभी घुटन होती है। वो दबाव अपने में क्रिएट होता है कि ये मैं ठीक मान रही हूँ कि गलत, ठीक है कि नहीं है। कोई दूसरा 4 क्वेश्चन कर देता है या उसको नहीं मानता है तो मेरा हिलना डुलना शुरू हो जाता है। तो कम से कम यदि मैं किसी चीज़ को, किसी सही चीज़ को, किसी श्रेष्ठता को तर्कपूर्वक स्वीकार करता हूँ तो मेरा स्टैंड काफ़ी मजबूत होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब तक कोई चीज़, आगे कर लो बस, ऐसा कह सकते हैं कि जब तक कोई चीज़ आचरण में न उतर जाए तब तक वो अस्थायी है। हाँ, जब तक कोई चीज़ आचरण में नहीं उतरी है और आचरण में निरंतरता में नहीं है और माना हुआ है, इसका नाम आस्था है। बहुत बढ़िया, गुड गुड। हाँ जी, हो गया, चले आगे। हाँ जी, इधर एक माइक दीजिए। नमस्ते जी, मेरा एक मन में विचार आ रहा है कि अपने कहा कि स्वीकृति में सुख है और अस्वीकृति में दुख है। तो मैंने ये सोचा कि जैसे मैंने बच्चों को हर चीज़ के लिए मैंने स्वीकृति दे रखी है, मतलब मेरी तरफ से फ्री कर रखा है। अब इतना फ्री हो गया कि उनको वापस कंट्रोल करना भारी हो गया। अब उनको अपन ने हर चीज़ में दे दिया, तो अब तो ये इसका मतलब है कि इस नियम तो काम कर रहा है। जब तक ढील देने की स्वीकृति है तो आपको ठीक ही लग रहा था, अब ढील देने की स्वीकृति नहीं है तो आपको ठीक नहीं लग रहा है। तो नियम काम कर रहा है। पहले हम नियम को समझेंगे कि सुखी सुख दुखी, जो सुख और दुख है ये फ्रूट है, उसमें मूल में मेरी स्वीकृति या अस्वीकृति है। ये हमको नियम के रूप में समझा कि हाँ ये घटना, ये क्रिया ऐसे घट रही है। फिर फाइनली स्वीकृति किसके लिए है? स्वीकृति व्यवस्था के लिए है। अब व्यवस्था को बिना समझे हम स्वीकृति दें या अस्वीकृति दें, आगे पीछे दुख आना ही है। नहीं, अब यहाँ ये चीज़ नहीं, अपन जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे ने अपने से जैसे अपने को पता है कि ये बच्चे के लिए नुकसानदायी है, लेकिन उसने कहा कि थोड़ी सी चाय पीना है, अपन ने उसको चाय की थोड़ी सी ढील दे दी, ठीक है पी ले, कोई बात। आप पीते हो कि नहीं? नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। मैंने तो देख घर में बनती है, घर में बनती है और मम्मी पीते हैं। हो गया। तो अपन ने उनको रोकने के लिए इनको मत पिलाओ, तो उन्होंने शुरू कर दिया। अब यहाँ तक इसकी लिमिट ही होगी, मम्मी को जरूरत नहीं है लेकिन बच्चे को जरूरत हो गई, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार, तो अब उसको कंट्रोल करना भारी पड़ रहा है। तो मूल में बात उतनी ही है कि व्यवस्था को समझे बिना हम स्वीकृति दें वो भी प्रॉब्लम है और ना दें वो भी प्रॉब्लम है। आगे पीछे दुख आना ही है। तो करना क्या है? व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था के अनुरूप जीना है और अपने परिवार में उसके लिए वातावरण बनाना है। और सामने वाला ऑन ऑफ की स्विच नहीं है कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा चलूँगा। जैसे मैं आपके साथ करता हूँ, प्रस्ताव रखता हूँ और आपके लिए अवसर क्रिएट करता हूँ, आप माने या ना माने, है ना, 15 साल बाद समझ में आए तो भी ठीक है,
आप जब आपका मन करे तब आ जाओ। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही वातावरण अपने परिवार में भी वो धैर्य रखना होगा, और स्वयं के प्रति विश्वास होता है तो हम ऐसा धैर्य रख पाते। अपना स्क्रू टाइट करना है ठीक से, अभी हम दूसरे का स्क्रू टाइट करने में लगे। अभी सुबह वो एक बढ़िया बात पूछ रहे थे, वो कुछ कर रहे थे तो सामाजिक काम कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कभी कभी जब मैं बोलता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है ये अहंकार तो नहीं है। तो हमारी चर्चा में एक बढ़िया बात आई कि जब तक मैं ज्ञान संपन्न नहीं हुआ हूं तब तक पिता होना भी अहंकार ही है। मैं पिता हो गया हूं और पिता का अर्थ मुझको पता नहीं है। मैं माँ हो गया हूं और माँ का अर्थ मुझको पता नहीं है। मैं बेटी हो गई हूं और बेटी का अर्थ मुझको पता नहीं है। सब कुछ अहंकार ही अहंकार है, इसलिए झंझट ही झंझट है। और ये झंझट मात्र आपको दुख देने के लिए नहीं है, ये झंझट इस बात की सूचना है कि आपकी सूचना अधूरी है। थैंक यू। माइक। हेलो सर। अरे बेटी को भी कहाँ पता है कि बेटी क्या होती है, या बेटे को भी क्या पता है कि बेटे, माँ बाप को पता नहीं कि माँ बाप क्या होते हैं, तो बेटा बेटी को कहाँ से पता चलेगा कि बेटा बेटी क्या होते हैं। बट उसमें अहंकार की बात, जो सच्चाई है वो उसका ना पता होना और कुछ और मान के जीना, इसी का नाम अहंकार है। अज्ञानता ही अहंकार, अज्ञानतावश ही अहंकार होता है। तो अहंकार थोड़ा मतलब हार्श हो गया, अज्ञानता ही हाँ, है। इसको समझने से थोड़ा लगता है कि अच्छा अब सोचना पड़ेगा। हाँ, अभी तक लगता था चल जाएगा। जी। यदि कन्फ्लिक्ट है, चाहे अंदर है चाहे बाहर है, इसका मतलब अहंकार है। और अनुभव संपन्नता के पहले, पूर्ण होने के पहले अहंकार से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। पूर्णता के पहले, उस चरम को पाने के पहले कोई भी व्यक्ति अहंकार से मुक्त नहीं है। इसलिए मेरे सहित हम सभी अहंकार के साथ हैं ही, कम और ज्यादा। कम है। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी सर, एक क्वेश्चन था। जैसे अपन ने सूत्र लिखा है एक, हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा है उससे ज्यादा सुख की कामना करता है। तो अगर कोई किसी चीज की कामना कर रहा है, मतलब उसमें पूर्णता नहीं है, कहीं ना कहीं उसको किसी और चीज की जरूरत है। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं निरंतर सुख की। जब भी पाने की कामना है, चाहे ज्ञान ही पाने की कामना है, ये अपने अधूरेपन की सूचना ही है। हाँ, तो एक सूत्र है, सूत्र मतलब हर जगह लागू होता है, यूनिवर्सल है, और इसका विरोध कोई विरोध करना ही दुख है। पर यहाँ पर कि हम जितने सुख के साथ जी रहे हैं उससे ज्यादा सुख की कामना करते हैं, और हम निरंतर सुख की बात कर रहे हैं, मतलब एक पूर्णता है। निरंतर उपलब्ध हो गया। हाँ। अब पूर्णता हो गई। पूर्णता हो गई, तो अब जितना उसके बाद सुख की चाहत नहीं है। तो ये तो सूत्र है ना कि जितना सुख के साथ जी रहा है उससे ज्यादा सुख की कामना हाँ, तो ये सूत्र कहाँ तक लागू होता है? जब तक उसकी निरंतरता ना हो जाए तब तक लागू होता है। अच्छा, ओके, ठीक है। ढूंढो ढूंढो, पतली गली ढूंढो। हाँ जी, आगे वाले जी। सोम भाई, वो जो एक भाई ने आगे बोला ना, बहुत गहरी बात बोली उस बच्चे ने, कि जिसको मैं मानता हूँ अगर वो मेरे जीने में नहीं है, मेरे आचरण में नहीं है, इसका मतलब उसको जाना नहीं है। आस्था है। तो अब तक जो आस्था के भरोसे जिए, उसमें किसी व्यक्ति को या वस्तु को बिना जाने श्रेष्ठ माना, तो आशा से जीना होता ही नहीं है, जिंदा रहना ही होता है। हाँ, क्वालिटी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जीना तो नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत गहरी बात है कि आस्था के भरोसे व्यक्ति के जानना नहीं होता, इसलिए जीने में आता ही नहीं है। बिना जाने जीने में आएगा ही नहीं, इसलिए जानना ही जरूरी, उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। मजा आ गया। सर, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारे में समभाव आ जाए तो हम अहंकार मुक्त हो सकते हैं? लास्ट दिन बात करते हैं, अभी सब शब्द ही शब्द है ना। जी जी। समभाव से भी क्या समझ रहे हैं, क्या पता चलता है। हाँ। तो देख लेते हैं पहले भाव और
पहले महाभाव देख लेते हैं, फिर समभाव देख लेंगे। जी जी। हाँ जी। सर आपने अभी सूत्र बताया, प्रेम दिया है तो प्रेम मिला है और दर्द दिया है तो दर्द मिला, वो सूत्र सुनना था वापस। मैंने कहाँ बोला? मतलब क्या बोलेंगे उसको कि आपके पास प्रेम आया है तो आपने प्रेम ही है और कुछ था ऐसा। जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। नहीं, वो तो पहले भी हुआ है, लेकिन आज जो लाइन बोली है। अब बहुत सारी बोली हैं, कैसे होगा? हाँ जी, बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद, जोरदार तालियां। चौथे दिन का पेमेंट ठीक है। चलिए, तो देखिए, बोर्ड साफ, बोर्ड साफ, डमरू छोड़ के सब साफ है, वो है। चलिए, हाँ ये कर दो। ओके ओके, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, तीन शब्द मिटा दो, बस बस इतना बहुत है, बाकी मैं कर दूंगा। हाँ जी, कौन बताएगा कि 4 दिन की यात्रा 4 लाइन में? 4 दिन की यात्रा 4 लाइन में, हाउ, बोलिए। कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुंचे हैं, आगे कहाँ जाना है? अगर मानव समझकर चलता है तो सुख निश्चित है। समझ से सुशासन एवं अल्टीमेटली व्यवस्था सही बनेगी। यदि मानव तर्क पूर्वक चैतन्य संसार को समझ ले तो उजड़े हुए परिवार एवं संसार को फिर से बसाया जा सकता है। चलिए, ये तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन मैं जो कहना चाहता था उसको मैं ही कह देता हूं। आपको कैसे पता मैं क्या सुनना चाहता हूं? है? हाँ, मतलब आशय इतना ही है कि हमारी, हाँ बेटा, बोलो 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 बोलो। सर 4 लाइन में ऐसा बोल सकते हैं, जिंदा रहना और जीना अलग अलग है। हाँ। जीना मतलब भाव विचार की स्थिति सही होगी तो ही हम सही तरीके से जी पाएंगे। Good. भाव विचार की स्थिति सही होना मतलब सुख जो है उसकी तलाश में हम हैं, और सुख समझने के लिए व्यवस्था समझनी पड़ेगी। Good. और व्यवस्था हम समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया, देखा? कितने लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि ये चेयर मेरे लिए है? हाँ, गुड है। चेयर में सुख नहीं है, ऐसा सभा को क्लियर है। हाँ जी, तो सार बात ये निकली कि हमने शुरू किया था कि जिंदा रहना और जीना 2 अलग अलग चीजें हो गई। जीने के स्वरूप में गए तो भाव और विचार पूर्वक जीना होता है, वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है। भाव और विचार को समझने, जीने को समझने गए तो पता चला कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, क्यों जीना है। मानव की मूल चाहत एक है। और फाइनली सुख क्या है? स्वीकृति का भाव। और स्वीकृति किसके लिए? व्यवस्था के लिए। इसका मतलब सुखी होना है तो व्यवस्था को समझना होगा। व्यवस्था को समझने कल गए तो पता चला कि शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक की यात्रा हमने पूरी की। ये कनेक्शन बना रहेगा तो समझना होगा, नहीं तो सुनने में अच्छा लगा और सब गायब हो गया। हमने पिछले 4 दिन में चर्चा की कि जिंदा रहना और जीना 2 अलग अलग स्थितियां हैं। भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है। तो अब तक मैं स्वयं को शरीर मान के जिंदा रहने को जीना मान रहा था, संवेदनशीलता को जीना मान रहा था, सुविधाओं के आ जाने को जीना मान रहा था,
पीएचडी होने से जीना मान रहा था और पद हो जाने से जीना मान रहा था और 2-4 हजार करोड़ आने से जीना मान रहा था। तो अभी पता चला कि इसमें से कुछ भी जीना नहीं है। ठीक, ये सब चीज़ें खराब हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ये बहुत क्लियर रहे, इसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। तो रूप बल धन पद खराब चीज़ें हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये अपनी बुद्धि को व्यक्त करने का साधन है, अपने जीने की समझ को व्यक्त करने का साधन है। यदि वो विज़न नहीं है तो साधन अपने आप में कोल्लू के बैल के टाइप गोल गोल घूम जाता है। तो फाइनली हमारी ये क्लैरिटी बने कि जीना है। जीने का मतलब है कि 2 ही क्वेश्चन हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। क्यों जीना है, सभी धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है और वो सुख की निरंतरता है। सुख क्या है, स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। स्वीकृति क्या है, व्यवस्था के लिए स्वीकृति है। व्यवस्था क्या है, स्वनियंत्रण, स्व अनुशासन, स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। शासन व्यवस्था नहीं है। इतना हमने कल पूरा किया। आज हम चर्चा करेंगे कि मानव में व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे, तो सही अर्थों में शिविर आज शुरू होता है। भाई अब चैप्टर खुलना शुरू हुआ है ना। अगले 4 दिन में जिंदगी असीम हो जाएगी और क्वेश्चन तो 2 ही है। हाँ जी, तो चलिए कुछ अच्छी लाइनें बोलता हूं, उसको सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, हो गया, धन्यवाद। कुछ अच्छी लाइनें सुनते हैं और मानवता पे थोड़ा भरोसा करते हैं। लिखने के चक्कर में समझना मत छूटे, ये ध्यान रखना, क्योंकि कॉपी आप में से अधिकांश लोग यहीं छोड़ के जाने वाले हो। गलती बराबर दुख, ये कितने लोगों को पता है? सबको पता है। तो किसी को पता चले ना चले, यदि मुझको ये पता चलता है कि मुझसे गलती हुई है तो मुझको कैसा लगता है? खराब लगता है। इसका मतलब है कि मानव गलती करना चाहता है कि नहीं चाहता है? तो मानव सुखी होना चाहता है, दुखी होना नहीं चाहता है, और गलती बराबर दुख है। इससे ये सिद्ध होता है कि मूलतः मानव गलती करना नहीं चाहता। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको ध्यान से सुन लें ताकि हमारा एक सोचने का जो पैराडाइम है, सोचने का जो है ना फ्रेम है, वो शिफ्ट हो जाए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है। ऐसा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा भरोसा हमको है, या हम क्या मानते हैं? सामने वाला गलती करता है और जानबूझ के करता है। ठीक, तो इस बात पे हमारी क्लैरिटी बनी कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन करता है कि नहीं करता है? करता तो है। क्यों करता है? क्यों करता है? समझ नहीं है। क्या यदि ये तो अब दर्शन की भाषा थोड़ी हो गई कि समझ नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो क्या नहीं, क्यों करता है गलती, है ना? तो उसको 3 भाषा में बोल सकता हूं, 3 शब्दों में बोलने से ठीक रहेगा। तो यदि किसी मानव को लगता है कि मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए गलती करना जरूरी है, तो वो गलती कर डालता है। अच्छा, मेरी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति की बात करें, यदि किसी मानव को लगता है कि मेरे सुखी होने के लिए ऐसा करना मेरी जरूरी है, मेरी जरूरत है, तो वो उसको कर डालता है, क्योंकि उसके ऊपर सुख का दबाव है। तो अपनी आवश्यकताओं का दबाव है, अपने सुख का दबाव है, अपनी सफलता का दबाव है। यदि उसको लगता है कि मेरे सफल होने के लिए ऐसा करना मेरी ज़रूरत है, और कई बार तो उसको पता भी नहीं है कि इसका नाम गलती है, वो तो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, इसके लिए जो उसको ठीक लगता है वो कर डालता है।
जमाना उसको गलती के रूप में पहचानता है। ये बात पहुंची? मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन वो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। यदि उसको लगता है कि सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई गलती करना आवश्यक है, या वो तो अपनी आवश्यकता ही पूर्ति करता है, जमाना उसको गलती के रूप में पहचानता है। यहां तक ठीक हो गया? अब इसको उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा करके बोलें कि यदि कोई ऐसी व्यवस्था का स्वरूप मानव जाति को उपलब्ध हो जाए, यदि ऐसी कोई व्यवस्था का स्वरूप मानव जाति को उपलब्ध हो जाए जिसमें हर आदमी को बिना गलती अपराध किए उसकी सभी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, सभी सफल हो सकते हैं, तो क्या कोई गलती करना चाहेगा? बढ़िया, ठीक है स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि आज शाम सूरज छिपने के पहले हम एक ऐसी व्यवस्था का दर्शन करेंगे जो इस धरती पे अभी तक किसी भी अर्थशास्त्री को नहीं हुआ है। और इसको आप बोलेंगे कि हो गया है। मेरा बोला तो क्या बोला, मैं बोला तो क्या बोला, आप बोलेंगे। अभी तक जितने भी हमारे अर्थव्यवस्था के मॉडल हैं और जितने भी हमारी व्यवस्थाओं के मॉडल हैं, उसमें ये मान के ही कोई व्यवस्था बनती है कि कुछ लोग वंचित रहेंगे ही, सभी की सभी आवश्यकताएं, सभी की सभी इच्छाएं पूरी हों। गांधी जी ने भी कहा कि मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए कोई चीज़ धरती पे साधन है, लेकिन उसके लालच की पूर्ति के लिए नहीं है। तो लालच की पूर्ति के लिए क्या किया जाए? तो अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। फिर यदि समझ में आएगा तो अपराधी से भी क्यों करना, वो भी मानव ही है ना, उसको भी समझेंगे। तो यहाँ से हम एक यात्रा शुरू करते हैं कि मानव जैसा है अस्तित्व में, उसको वैसा ही एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इस सृष्टि की व्यवस्था को देखने की कोशिश करते हैं। क्या ये संभव है कि बिना गलती अपराध किए हर मानव, अभी जो है सभी मानव सुखी सफल होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं? सभी सफल होना चाहते हैं। वर्तमान में सफलता के मापदंड, सफलता का स्वरूप वर्तमान व्यवस्था में सभी के लिए है कि कुछ ही लोगों के लिए है? कुछ ही लोगों के लिए है। 100 ही लोग को IAS बनना है, 8,000 लोग IITs में जाएंगे, 8-10 हज़ार लोग IIM में जाएंगे, सरकारी नौकरी 3% लोगों की लगेगी। तो ज़्यादा बड़ा वर्ग है जो सरकारी विधि से घोषित अयोग्य वर्ग है, घोषित रूप से अयोग्य वर्ग है। तो इसका अर्थ है यदि सभी सफल होना चाहते हैं तो सफलता का स्वरूप क्या होगा? सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं तो इच्छाओं का स्वरूप क्या होगा? सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं तो आवश्यकताओं का स्वरूप क्या होगा? तो पहले आप नाश्ते की आवश्यकता पूरी कर लें, चाय की आवश्यकता पूरी कर लें, फिर मानव की आवश्यकता पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिल